हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। तो आज हम पॉलिटिका जो हमारा पेंडिंग है प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट को हम पैरेलली रीड कर रहे थे। तो हम करेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की? समन ऑन प्रोरोग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को समन करेगा और प्रोरोग करेगा। ठीक है, कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट। मतलब कि पार्लियामेंट को जब पार्लियामेंट की सीटिंग करनी है, जब उसको वो स्थगित करना है यानी प्रोरोग करना है, तो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट। डिजोल्व लोकसभा, लोकसभा को डिजोल्व कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। समन जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग को कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। बट जॉइंट सीटिंग का जो प्रेजाइड करेगा जॉइंट सीटिंग को, वो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तब। अपॉइंट एनी नंबर ऑफ लोकसभा, अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा व्हेन ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन या स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा? लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करेगा। कब? जब चेयरमैन का ऑफिस या फिर स्पीकर का ऑफिस, डिप्टी स्पीकर या फिर डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस क्या हो? वैकेंट हो। तब कौन अपॉइंट करेगा मेंबर को? प्रेसिडेंट। डिसाइड्स क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्ट विथ इलेक्शन कमीशन। अगर किसी भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कौन फाइनल करेगा, कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट। किसके साथ कंसल्ट करके? विद इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड की शिकायत है। बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्व्ड। स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस बिल को क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। फॉर बिल पास्ड बाय स्टेट अच्छा, ये हम कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल को। स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास कर दिया तो वो क्या करेगा? गवर्नर के पास बिल आया कंसेंट के लिए, साइन के लिए फाइनली, तो वो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर के पास पावर है कि उस बिल को रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है? प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस बिल को या तो एसेंट दे देगा या उसको विद होल्ड कर लेगा। ठीक है, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर देगा। अगर रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया उसने, अगेन पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, रिटर्न कर दिया, फिर से अगर वो पास होके आ गया स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि उसको एसेंट देना पड़े। ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन क्या है? अगर बाउंड्री आर्टिकल 3, ये आपने आर्टिकल 3 में डिस्कस किया था। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी भी स्टेट की बाउंड्री का नाम चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, एरिया डिक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रायर कंसल्ट लेनी पड़ेगी, प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। किसकी? प्रेसिडेंट की। ठीक। सेकंड, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर करना है, तब भी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। तो आप ये याद रखिएगा। बिल सेंट टू प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ गया नॉर्मली पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि गिव एसेंट, एसेंट दे सकता है, विद होल्ड एसेंट। ठीक है, एसेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है। गवर्नमेंट बिल व्हेन कैबिनेट रिजाइन, प्राइवेट मेंबर बिल, वो बिल को कब होल्ड करेगा? जब गवर्नमेंट बिल है कोई और कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है, तो प्रेसिडेंट अपने पास रख लेगा बिल को। और अगर प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल पास किया है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल को क्या कर सकता है? विद होल्ड कर सकता है। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है?
बिल को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए। अगर मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते उसको। मनी बिल को तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, एसेंट देना ही देना पड़ता है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया बिल प्रेसिडेंट ने, अगर वो पार्लियामेंट से अगेन पास होकर आ गया तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मस्ट गिव एसेंट, तो उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। बट गवर्नर ने अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए प्रिजर्व करके रखा है, देन अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया, तब रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया तो अगर वो सेम अगेन पास होके आ गया स्टेट लेजिस्लेचर से, देन प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको एसेंट देना पड़ेगा। बट पार्लियामेंट में अगर ये प्रोसीजर होता है कि ये पास हो जाता है अगेन बाय पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और इस ऑर्डिनेंस इशू कब कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, एक हाउस नहीं है सेशन में, ठीक है। सेकंड, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इशू ऑर्डिनेंस इशू अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स फ्रॉम री असेंबली। अगर ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो बिल को अप्रूव करवाना होगा विद इन 6 वीक्स फ्रॉम री असेंबली, जब दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस, पार्लियामेंट के जब दोनों हाउस की सीटिंग होगी, तब 6 वीक्स के अंदर अंदर वो बिल क्या हो जाएगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। वीटो पावर क्या होती है कि वो बिल के ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए, ठीक है। कोई बिल पास हो गया अगर प्रेसिडेंट के पास वो एज इट इज पड़ा है। पॉकेट वीटो इन स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो, प्रेसिडेंट के पास क्या है, पॉकेट वीटो है कि उसकी पॉकेट के अंदर वो बिल रहेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो स्टेट लेजिस्लेशन के बिल के ऊपर भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये कुछ यहाँ पे था एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर बोलते हैं इसको जब प्रेसिडेंट बिल को क्या कर ले, विदहोल्ड कर ले। सस्पेंसिव वीटो ये होती है जब प्रेसिडेंट की वो पावर जब बिल को क्या कर दे, रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है और गवर्नर के पास भी होती है। जो प्रेसिडेंट के पास है जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर। गवर्नर के पास जो है वो है 2, 1, 3। ओनली ऑन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, वो उन्हीं सब्जेक्ट पे है जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ऑर्डिनेंस नॉट अब्रीज फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनेंस से फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं किया जा सकता। व्हेन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस कब इशू करेंगे प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर के पास क्या है, पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर है, गवर्नर के पास ये पावर है आर्टिकल 2, 1, 3, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। जो ऑर्डिनेंस पावर है इज नॉट डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मतलब जब प्रेसिडेंट का मन किया तब ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जो कैबिनेट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा। प्रोमलगेट एंड विड्रॉ ऑफ ऑर्डिनेंस ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रोमलगेट करना या विड्रॉ करना किस, ये कब होगा, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही क्या होती है, एक हमारी इंपॉर्टेंट कमेटी है कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। उनकी ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस, ठीक है। एंड इसकी पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है।
बाय ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट अमेंड इन टैक्स लॉ, टैक्स लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये क्या है, कोई भी, ये किसके अंदर है, ये आपका जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की ये है अंडर आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो आपकी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के ऊपर, पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा करने की पावर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी पे ये डिपेंडेंट नहीं है। इट इज एग्जीक्यूटिव पावर, ये क्या है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है। व्हेन पर्सन वॉन्ट पार्डन, पनिशमेंट या सेंटेंस इज फॉर एन, पनिशमेंट या सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ बाय या फिर बाय मिलिट्री कोर्ट, अगर कोई यूनियन लॉ के अगेंस्ट आपको पनिशमेंट मिली है या फिर मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट आपको, मिलिट्री कोर्ट ने आपको कोई पनिशमेंट दी है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, पार्डन की डिमांड कर सकते हैं। सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर आपको डेथ सेंटेंस मिल गया, किसी को अगर डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिल गई तो वो पार्डन के लिए क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। तो कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है, फर्स्ट है पार्डन, रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सोल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेज या डिस्क्वालिफिकेशन। पार्डन मतलब किसी को कंप्लीटली माफ़ कर देना, उसकी कंप्लीटली एब्सोल्व कर देना, द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेज। नेक्स्ट है कॉम्यूटेशन, सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, अगर किसी इंसान को पनिशमेंट मिल गई, रिग्रेस पनिशमेंट मिल गई, ठीक है, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई, उसकी जगह पे उसको कोई रिग्रेस पनिशमेंट उसकी चेंज कर देना, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन जो वर्ड है वो कहाँ से है, कॉम्यूट, कॉम्यूट मीन्स चेंज करना, अल्ट्रेशन करना। सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए, अगर किसी की पनिशमेंट को, हार्ड पनिशमेंट को, उसकी पनिशमेंट को लाइटर कर देना, ठीक है, लाइटर कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूटेशन। नेक्स्ट है, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है कॉम्यूटेशन की पावर। रेस्पाइट, नेक्स्ट है रेस्पाइट, ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, आप इसको कैसे याद करेंगे, रेस्पाइट में एसपी, एसपी मीन्स आप याद रखेंगे स्पेशल फैक्ट, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है किसी की, उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको पार्डन कर देगा। चेंज ओरिजिनली अवॉर्डेड पनिशमेंट टू लेसर वन, किसी को ओरिजिनली कोई पनिशमेंट मिली है, उसकी पनिशमेंट को चेंज करके उसकी जगह पे कोई लेसर पनिशमेंट दे देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पाइट। जैसे किसी को इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में उसकी पनिशमेंट को चेंज कर सकता है। किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई तो उसकी पनिशमेंट ओरिजिनली उसको जैसे 17 ईयर्स की पनिशमेंट मिली थी 14 ईयर्स की, उसकी जगह पे उन्होंने कितनी कर दी, जैसे 10 ईयर्स कर दी फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पाइट। रीमिशन, रीमिशन होती है फोर्थ आपकी जो पार्डन है वो, रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस। रीमिशन, रीमिशन का मतलब क्या होता है, छूट, ठीक है, इसमें क्या करेगा, रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर को चेंज किए बिना उसके जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है, उसका जो टाइम पीरियड है उसको कम कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, रीमिशन। यानी किसी को 2 साल की सज़ा मिली है तो उसको 1 साल कर देगा। रेप्राइव, रेप्राइव मीन्स स्थगित करना। स्टे ऑफ सेंटेंस फॉर टेम्परेरी पीरियड, किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए उसकी सेंटेंस को स्टे कर देना, उसको हम बोलते हैं रेप्राइव। जैसे कि डेथ सेंटेंस, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो जैसे कि आज किसी को डेथ सेंटेंस होनी है, उसको आज की जगह अगर वो चाहे कि मुझे 2 साल के बाद की जाए, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 2 साल के बाद डेथ सेंटेंस पनिश किया जाएगा। तो ये थी आपकी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर कैन नॉट पार्डन मिलिट्री कोर्ट सेंटेंस,
गवर्नर के पास पावर नहीं है कि जो मिलिट्री कोर्ट ने जो सेंटेंस दे दिया उसको पार्डन कर दे। ये पावर किसके पास है? ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास। नोट पार्डन डेथ सेंटेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन नहीं कर सकता। उसके अलावा जितने भी आपकी जो पार्डन है, जैसे पार्डनिंग पावर है, सस्पेंड करना, रेमिट करना, कॉम्यूट करना एंड कॉम्यूट ए डेथ सेंटेंस, ये तीनों की तीनों जो और पावर हैं 4, ये किसके पास भी हैं? प्रेसिडेंट के पास भी हैं एंड गवर्नर के पास भी हैं, ठीक है। नोट क्वालिफाइड वीटो टू इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं है। प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। ही हैज़ सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन, सेम गवर्नर ऑल्सो। हाँ, प्रेसिडेंट के पास क्या है? ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। गवर्नर के पास भी सेम सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। जैसे कि फर्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा एंड गवर्नर क्या करेगा? सीएम को अपॉइंट करेगा। व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी, जब किसी भी पार्टी का क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम की डेथ हो जाती है सडनली एंड देयर इज नो सक्सेसर, देन कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट या सीएम को? देन कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर या सीएम को? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। इन केस ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाती है, व्हेन कैन नॉट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करेगा कौन? प्रेसिडेंट। जब लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव, जब वो अपने आप को कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव नहीं कर पाते तो कौन करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट, डिसमिस कर देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन डिसमिस कर देगा? गवर्नर। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट मेजोरिटी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी लॉस कर देगा, ठीक है, लॉस्ट कर देगा, तो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर देंगे? डिजोल्व कर देंगे। कौन? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नेक्स्ट है, ठीक है, इतना ही था, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट छोटा सा हमारा गवर्नर एक चैप्टर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। गवर्नर, गवर्नर क्या है? एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? एजेंट है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एंड ये काम कहाँ करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये देखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को चेक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को क्या करती है? अपॉइंट करती है इन द स्टेट, ठीक है। गवर्नर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर बोला गया था कि सेम पर्सन एज अपॉइंटेड गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एक ही पर्सन को एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर, एक या एक से ज़्यादा स्टेट में गवर्नर को, किसी एक गवर्नर को एक या एक से ज़्यादा स्टेट हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। इमोलूमेंट्स एंड इमोलूमेंट्स कौन डिटरमाइन करेगा इस केस में? कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट, कि कौन सा स्टेट कितना देगा। नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ना तो प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जा सकता ना इनडायरेक्टली, बट ये क्या है? एक इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स। ये तो हमारे कहाँ लिख रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक कन्वेंशन भी है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, जो गवर्नर होगा वो क्या होगा? आउटसाइडर, मतलब स्टेट का, पर स्टेट पर का प्रेसिडेंट वो पर्सन नहीं होगा, आउटसाइडर होगा।
प्रेसिडेंट कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो सीएम से कंसल्ट करेगा, उस स्टेट के, जिस भी स्टेट में अपॉइंट करना होगा उस स्टेट के सीएम से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। इमोलुमेंट्स डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो इमोलुमेंट्स वगैरह है वो कौन डिटरमाइन करेगा, गवर्नर के पार्लियामेंट, ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है गवर्नर किसको रिजाइन करेगा, रिजाइन देगा तब वो देगा प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देगा बताइए, प्रेसिडेंट रिजाइन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को, एंड गवर्नर रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को। नो सिक्योरिटी ऑफ टिन्योर एंड नो फिक्स्ड पीरियड, गवर्नर का कोई सिक्योरिटी ऑफ टिन्योर नहीं है, नो इसका फिक्स्ड पीरियड भी नहीं है। नो ग्राउंड ऑफ रिमूवल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के का ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी मेंशन नहीं है कि इस ग्राउंड पे गवर्नर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेगा गवर्नर को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर रेस्ट टर्म, ठीक है, जैसे 2 साल के लिए गवर्नर ने हरियाणा में काम किया, किसी गवर्नर ने 2 साल के बाद इस गवर्नर का ट्रांसफ़र कर सकता है प्रेसिडेंट इन द पंजाब स्टेट, ठीक है। गवर्नर रिअपॉइंटेड इन सेम स्टेट और इन अनदर स्टेट, गवर्नर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसी स्टेट के अंदर या फिर किसी दूसरे स्टेट के अंदर। इफ़ गवर्नर डेथ, अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट एक्ट एज गवर्नर, तो जिस भी स्टेट के अंदर वो गवर्नर है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस एक्ट एज गवर्नर काम करेगा। नो डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड एमरजेंसी पावर, गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक, कोई मिलिट्री और एमरजेंसी पावर नहीं है। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट इज ओब्लिगेटरी, गवर्नर के पास जो पावर है बिल रिजर्व करने की, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है, ये उसके पास ओब्लिगेशन है, ठीक है, उसको बिल रिजर्व करना ही करना पड़ेगा। कब, जब बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, अगर स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसकी पोजीशन एंडेंजर्स है, उसकी पोजीशन एंडेंजर्स है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है तो उस बिल को गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखेगा, ठीक है। एंड यही तो इसके ऊपर क्या है, ओब्लिगेशन है गवर्नर के ऊपर, बट डिस्क्रिशनरी है, पावर है ये। अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपोज डीपीएसपी का अपोज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इनके रिगार्डिंग कोई बिल पास होता है तो गवर्नर के ऊपर कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि वो बिल को प्रिजर्व करे फॉर प्रेसिडेंट, बट ये क्या है, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, जो मिनिस्ट्री की जो एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होती है, बाइंडिंग होती है, बट नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। ये स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। एनी मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर डिस्क्रिशन और नोट, कोई भी मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा ये डिसाइड करेगा गवर्नर इटसेल्फ, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 163। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर अपॉइंट, गवर्नर किस किस को अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट रिमूव कौन करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू प्रेसिडेंट, गवर्नर क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को इम्पोज करवाने की रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को। गवर्नर क्या होगा, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन स्टेट्स। डिसाइड्स क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट भी क्या डिसाइड करेगा, अगर एमपी के इलेक्शंस
एमपी का अगर एमपी अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके डिसक्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट, एंड इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर कंसल्ट विद स्टेट विद इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट भी इन कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन। गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्लियामेंट। हम ना लेजिस्लेचर करेंगे स्टेट की एंड सेंटर की। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को हम पैरेलली रीड करेंगे, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ऐसे ही पैरेलली रीड कीजिएगा। कोई भी आप टॉपिक करें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे हम जुडिशरी करेंगे तब हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी पैरेलली रीड करेंगे। तो लेजिस्लेचर कर रहे हैं हम। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या है? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है आपका? स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट है आर्टिकल 79 to 122 तक है पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 to 122। स्टेट लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 168 to 212 स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट क्या है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? स्टेट का क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अंडर पार्लियामेंट है आर्टिकल 79 to 122 पार्ट 5, और जो ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 के अंदर क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 79। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये 3 ऑर्गन है किसके? पार्लियामेंट के। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नोट ए जो प्रेसिडेंट है ना, ये पार्लियामेंट का ही एक ऑर्गन है, इसका हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा भी। नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा या राज्यसभा का दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, बट नॉट सीट या पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट या फिर बैठ नहीं सकता। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, बट इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। कंपोजिशन ऑफ द हाउसेज, यहाँ पर देख लेते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 168, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79। 168 नॉर्मली क्या है कि कभी कभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अप्लाई नहीं होता। जैसे आपको सेंटर का जो आर्टिकल है, जैसे ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल 79 के अंदर। अब जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसका आपको पता करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप इसमें 89 ऐड कर देंगे। 168 आर्टिकल 168। ठीक है, ये मैक्सिमम जगह पर अप्लाई होती है ये वाली चीज़, बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई होगी। तो आर्टिकल 168 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मोस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी मोस्ट ऑफ स्टेट्स क्या है? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल यानी उनके अंदर क्या है? एक ही हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ओनली 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है? बाई कैमरलिज्म। दो हाउस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी क्या है? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है वहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? ओनली 6 स्टेट्स है वो बाई कैमरलिज्म मीन्स
दोनों हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है 6 स्टेट्स के अंदर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। These 6 states have bicameral states. Composition of houses, legislative council and legislative assembly। उससे पहले हम करेंगे composition of houses of parliament। राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में कहाँ लिख रखा है? आर्टिकल 80। लोकसभा की कंपोजिशन का आर्टिकल 81। राज्यसभा आर्टिकल 80। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स होंगे 250। 238 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट टोटल मेंबर्स कितने हैं? 245। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250, बट एट प्रेजेंट हैं 245। 229 फ्रॉम स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 550। 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज। एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स इन द लोकसभा। 543 मेंबर स्ट्रेंथ इन द लोकसभा। एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स, 550 फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पे होगा? सीट एलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किस बेसिस पे होंगे? लेजिस्लेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली बाय पीपल ऑन बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रेटर देन 18 ईयर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज बाय डायरेक्ट इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर्स अब नहीं है। अब लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस थे उनको 2020 के अंदर क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया गया है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर देख लेते हैं उसकी क्या क्या कंपोजिशन रहेगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 171। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो क्या होगी? टोटल स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 500। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की है वो है 500 और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी है? 1/3 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली जितनी भी होगी उसका 1/3। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की? 60 और मिनिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी होगी? 40। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लेट 6 की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस पे डिपेंड है? उसकी स्ट्रेंथ वो किस बेसिस पे है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे, ठीक है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस बाय डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या है? 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ 1/3 मेंबर तो लोकल बॉडीज से आएंगे। 1/12 मेंबर ग्रेजुएट्स, 1/12 मेंबर क्या होंगे? टीचर होंगे, नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल। 1/3 मेंबर बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है। 1/3 लोकल बॉडी से, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से, 1/12 ग्रेजुएट एंड 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर, नॉट लोअर देन सेकेंडरी। ये एग्जाम में पूछ लिया था स्टेटमेंट बना के कि जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है वो अब उसमें अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? वो है 4 बार, 1952, 62, 72 एंड 2002, 4 बार। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। रिमेनिंग जो 1/3 + 1/3
लोकल बॉडी से 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से 112 ग्रेजुएट प्लस 112 मेंबर्स टीचर्स। इनके अलावा जो रिमेनिंग बच गए उनको नॉमिनेट करेगा गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट है बट राज्यसभा के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है। 5/6 ऑफ टोटल मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, 6 में से 5 मेंबर तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और जो 1 है वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के। जो लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन किसके थ्रू होंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसका जो मेजोरिटी होगा उसी की वही गवर्नमेंट क्या करेगी, वही पार्टी रूल करेगी। एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज। हाउसेज का ड्यूरेशन आर्टिकल 83। राज्यसभा क्या है आपका, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर या फिर परमानेंट बॉडी है। मत मीन्स जो राज्यसभा है वो आपका कभी डिजोल्व नहीं होता। फर्स्ट टाइम राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन हुई थी वो कब हुए थे, 1952 के अंदर। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाएंगे हाउस के, रिटायर। 1/3 मतलब कि 6 ईयर्स के अंदर ये सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर। री इलेक्टेड एंड री नॉमिनेशन। जो मेंबर रिटायर हो गए 1/3 वो क्या हो सकते हैं, री इलेक्टेड एंड री नॉमिनेटेड। RPA एक्ट 1958 के अंदर लिख रखा है कि राज्यसभा का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, 6 ईयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिख रखा कि राज्यसभा का टाइम पीरियड कितना रहेगा, 6 ईयर्स। लोकसभा क्या है, ऑटोमेटिकली डिजोल्व आफ्टर 5 ईयर। जो लोकसभा है वो आपकी 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगी। प्रेसिडेंट डिजोल्व एट एनी टाइम एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन। एंड प्रेसिडेंट लोकसभा को किसी भी टाइम डिजोल्व कर सकता है और उसको कोर्ट के अंदर हम चैलेंज नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी 1 ईयर एट टाइम। अगर हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, अगर 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में 1 साल तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्या है, एज राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर, 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर, री इलेक्शन एंड री नॉमिनेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑटोमेटिकली डिजोल्व आफ्टर 5 ईयर, सेम एज लोकसभा। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। क्वालिफिकेशंस अंडर आर्टिकल 84। राज्यसभा या लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की, वो एज क्या होगी, 30 ईयर्स। राज्यसभा की एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो 30 ईयर्स है। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की है 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स से कम आप लोकसभा के लिए एलिजिबल नहीं हैं एज ए मेंबर। अकॉर्डिंग टू RPA एक्ट 1951 मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आपको एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मस्ट बी मेंबर ऑफ SC/ST। अगर आपको SC/ST का कोटा चाहिए, रिजर्व सीट पे आपको इलेक्शन करना है, इलेक्शन चाहिए, सीट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट एंड यूटीज। जो आर्टिकल 173 के अंदर है स्टेट लेजिस्लेचर की क्वालिफिकेशंस। लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ स्टेट। अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो आप उस स्टेट के क्या होने चाहिए, रेजिडेंट। आपका रेजिडेंट होना जरूरी है। इलेक्टर फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंसर्न्ड स्टेट। और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मस्ट बी इलेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की, होल्ड टू प्रॉफिट
अगर कहीं आप होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है तो आप क्या क्या दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। अनसाउंड माइंड है तो इंडियन सिटीजन नहीं है तो भी आप क्या कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। आरपी एक्ट 1950 के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशंस बताया गया है, वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा साल तक आप इम्प्रिजन रहे कहीं पर किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड इफ़ यू आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इफ क्वेश्चंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसीजन इज फाइनल आफ्टर कंसल्ट विद, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये आपका सेम है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। वॉलेंट्री गिव अप मेंबरशिप, अगर आप वॉलेंट्री आपकी मेंबरशिप गिव अप कर देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट आपने वोटिंग की तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर हैं अगर आप उसके बाद आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो यू आर डिस्क्वालीफाई फ्रॉम मेंबरशिप। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन आफ्टर 6 months, इफ़ यू आर नॉमिनेटेड मेंबर एंड यू ज्वाइन द हाउस and you join the political party after 6 months, then you are disqualified from the membership of the house. Questions of disqualification under 10th schedule decided by speaker या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल के अंदर इफ़ यू आर डिस्क्वालीफाई देन क्वेश्चंस डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द डिसीजन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन आर सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वैकेटिंग ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की वैकेटिंग सीट्स के बारे में है अंडर आर्टिकल 101। कब होगी वैकेंट सीट, डबल मेंबरशिप, नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट की दोनों हाउस यानी लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता एट ए टाइम, एंड नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप दोनों में से एक भी सीट को आप वैकेंट नहीं करते तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई, यानी आपकी एक सीट वैकेंट मानी जाएगी अपर हाउसेज की। अगर आप लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर हैं एट ए टाइम, आप इलेक्ट हो गए तो आपकी, अगर आप नोटिफाई नहीं करते कि आप किसके मेंबर रहना चाहेंगे तो आपकी जो राज्यसभा की जो सीट है वो आपकी वैकेंट मानी जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन, इफ़ यू आर डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन देन योर सीट आर वैकेंट। इफ़ यू आर रिजाइन देन योर सीट आर वैकेंट। इफ़ यू आर एब्सेंट continuing 60 days without permission, then your seat are vacant. Election is declared void, then your seat are vacant. नेक्स्ट है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स। ओथ कौन दिलाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर्स को। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नर। सैलरीज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। नो पर्सन ऑफ पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपके पार्लियामेंट या फिर के स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उनकी पेंशन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेज। स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डजंट टेक ओथ एज ए स्पीकर। जो आपका लोकसभा का स्पीकर है वो ओथ नहीं लेता एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर्स। जो लोकसभा का स्पीकर है वो जो आपके लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से ही इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन डेट कौन फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट। स्पीकर किसको रिजाइन करेगा, डिप्टी स्पीकर को। एंड रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ मेजोरिटी। जब उसका जो
लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका प्रोसेस अंडर रिजोल्यूशन है, रिमूवल का जो प्रोसीजर है। देन कैन नॉट प्रेजाइड, तो मीटिंग को प्रेजाइड नहीं करेंगे। कैन स्पीक एंड पार्ट, वोट डालेंगे फर्स्ट इंस्टांस में, नोट इन केस ऑफ टाई के केस में वोटिंग नहीं कर सकते। इफ लोकसभा डिजोल्व, स्पीकर डजंट वैकेट हिज सीट अनटिल न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट, जब तक नई लोकसभा की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक लोकसभा के स्पीकर की सीट वैकेंट नहीं होगी। डिसीजन इज फाइनल इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स, लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स। प्रेजाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग को। लोकसभा के जो स्पीकर उनकी पावर वो कहाँ से डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। मेंटेन डेकोरम इन हाउस, इफ नॉट एडजर्न हाउस, स्पीकर क्या करता है, हाउस के डेकोरम को मेंटेन करता है। अगर डेकोरम नहीं है तो डेकोरम यानी कि जितनी भी उस हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी सिटिंग के लिए, ठीक है, सेशन में। अगर नहीं है तो हाउस को क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न। अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑन रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस, डिसाइड्स मनी बिल और नोट, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका लोकसभा का स्पीकर। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज। ओके, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, पढ़ते रहिएगा अच्छे से, तैयारी आप अपनी ज़ोरों शोरों से कीजिएगा। जो आपका जो प्रायोरिटाइज है आप प्रायोरिटाइज कीजिए, PYQ देखिए, उनके बेसिस पे आपको प्रायोरिटाइज करना है आपके सिलेबस को। अभी सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा, ना ही आप कर पाएंगे। तो जो प्रायोरिटाइज चैप्टर हैं उनको आप रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, PYQ कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।